बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम BSN थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में हमने जो यूनिट 4 है रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हमने स्टार्ट किए हैं, जिसमें से हमने जो पार्ट ए है फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स, उसमें से 2 डिसऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए जो कि चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है और उनका लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये डिज़ीज़ नंबर 3 डिसफंक्शनल यूटेरिन ब्लीडिंग पे है। अब हम इस वीडियो लेक्चर में इसको पढ़ेंगे कि डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग जो होती है ये किस किस्म की डिसऑर्डर होती है। स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनेगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। ऑब्जेक्टिव्स इस यूनिट के कौन से हैं स्टूडेंट्स? लिखा है कि इस यूनिट के एंड के बाद आप लोग इस एबल होंगे कि जो यूटेराइन डिसफंक्शनल ब्लीडिंग है उसको आप लोग डिफ़ाइन कर पाएंगे। इसके लिए जो अल्टरनेटिव नेम्स है वो आप लोगों को पता होंगी। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फंक्शन की जो फिजियोलॉजी है वो आप लोगों को मालूम होगी। जो डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग है इसकी ब्रीफ पैथोफिजियोलॉजी आप लोगों को मालूम होगी और इससे रिलेटेड इसकी इटियोलॉजी, इसके काजेज़, इसकी ट्रीटमेंट वगैरह सब आप लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे है कि इसकी ट्रीटमेंट और इसकी नर्सिंग, डायग्नोसिस और इंटरवेंशन और पेशेंट एजुकेशन भी आप लोगों को मालूम होगी। यूटेराइन ब्लीडिंग या मेंसेस definition: the periodic discharge of blood from the uterus, also called as menorrhea, the time during which menstruation occur is referred as menses। यानी वो पीरियोडिक डिस्चार्ज जो कि ब्लड की डिस्चार्ज होती है यूट्रस से पीरियोडिकली होती है, एक ख़ास टाइम के मुताबिक होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक के मुताबिक होती है, इसे मेनोरिया भी कहा जाता है। और ये जिस यानी जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान होती है यानी नॉर्मल में जब होती है तो इसको मेंसेस कहा जाता है या नॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग कहा जाता है। डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। अब डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग क्या है? जब इस नॉर्मलिटी में यानी ये जो नॉर्मल मेंसेस है, नॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग है, इसमें अगर एबनॉर्मलिटी आ जाए इसकी फ़्लो में, इसकी जो पीरियड होती है कि कितने टाइम पे होना है उस पीरियड में, इनमें अगर एबनॉर्मलिटी आ जाए तो इसको डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग कहते हैं। डिफिनीशन: डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग इज़ एबनॉर्मल bleeding from the vagina that is due to changes in hormone level। यानी डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग जो है एक एबनॉर्मल ब्लीडिंग है वेजिना से कि अगर कोई हार्मोनल लेवल में चेंजेस आ जाए तो एबनॉर्मल ब्लीडिंग जब वेजिना से हो तो इस कंडीशन को डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग यानी डब कहते हैं। Any abnormal uterine bleeding in absence of pregnancy, genital tract pathology or systemic disease। या इस तरह भी कह सकते हैं कि किसी भी तरीके का abnormal uterine bleeding के जिसमें कोई प्रेगनेंसी भी नहीं है, जेनिटल ट्रैक्ट पैथोलॉजी भी नहीं है और कोई सिस्टमिक डिजीज़ भी नहीं है, बस abnormal uterine bleeding है, इसको हम कहते हैं डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। अल्टरनेटिव नेम इसके लिए क्या है? एन ओव्यूलेटरी ब्लीडिंग, यानी एन ओव्यूलेटरी की ओव्यूलेशन नहीं हो रही है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, मेनोरेजिया यानी डिसफंक्शनल मेनोरेजिया या पोलीमेनोरिया या मेटोरेजिया, यानी जो भी इसमें हम कह सकते हैं। डिसफंक्शनल मेटोरेजिया, डिसफंक्शनल पोलीमेनोरिया, डिसफंक्शनल मेनोरेजिया या एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग या डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग या एन ओव्यूलेटरी ब्लीडिंग। पैथोफिजियोलॉजी इसके क्या है स्टूडेंट्स? पेशेंट विद डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग हैव लो साइक्लिक endometrial stimulation that arise from the ovulatory cycle।
यानी पेशेंट जिनको डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग है उनमें जो साइक्लिक एंडोमेट्रियल स्टिमुलेशन होती है ओव्यूलेशन की वजह से, यानी ओव्यूलेटरी जो साइकिल होती है, ओवम बनने की जो साइकिल होती है, उसकी वजह से एंडोमेट्रियल स्टिमुलेशन होती है। अब वो पेशेंट जिनको डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग है उनमें ये फिजियोलॉजी मौजूद नहीं होती कि उनकी जो एंडोमेट्रियम है उसकी साइक्लिकली स्टिमुलेशन नहीं होती एक ख़ास साइकिल के बेस पे, जो कि नॉर्मली ओव्यूलेशन की वजह से, ओव्यूलेटरी साइकिल की वजह से नॉर्मली साइक्लिकली इसकी स्टिमुलेशन होती है। डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग के टाइम पे इसकी साइक्लिकली जो नॉर्मली एंडोमेट्रियल स्टिमुलेशन होती है वो नहीं होती। एज ए रिजल्ट दिस पेशेंट हैव कांस्टेंट नॉन साइक्लिंग एस्ट्रोजन लेवल्स दैट स्टिमुलेट एंडोमेट्रियल ग्रोथ। इस रिज़ल्ट में ये जो पेशेंट्स होते हैं इनमें कॉन्स्टेंटली नॉन साइक्लिंग यानी उसकी कोई साइकिल नहीं होती, कोई ख़ास टाइम नहीं होती। इस तरीके से एस्ट्रोजन लेवल जो है वो स्टिमुलेट करती है एंडोमेट्रियल ग्रोथ को, यानी कोई इसके लिए साइकिल नहीं होता, कोई ख़ास टाइम नहीं होती। Proliferation without periodic shedding causes the endometrium to outgrow its blood supply। ये जो proliferation है कि जिसकी कोई shedding होने की कोई पीरियड नहीं है, यानी proliferation हो रही है, सेल की रैपिडली प्रोडक्शन हो रही है और इसके लिए कोई ख़ास टाइम नहीं है कि इस टाइम को जाके यानी 20 दिन बाद, 21 दिन बाद या 25 दिन बाद या 28 डेज़ बाद ये जाके शेड ऑफ हो। इसके लिए कोई टाइम नहीं होता। विदाउट पीरियोडिक यानी विदाउट इसकी कोई टाइमिंग इसके लिए नहीं होती। ये बस जब इसमें स्टिमुलेट हो जाती है तो बस शेडिंग ऑफ हो जाती है। तो इसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम है उसमें क्या होता है, उसकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो आउटग्रो हो जाती है। द टिश्यू ब्रेक्स डाउन, जिसके रिज़ल्ट में टिश्यू जो है उनकी ब्रेक डाउन होती है एंड स्लग्स फ्रॉम द यूट्रस, और यूट्रस से वो बाहर की तरफ चले जाते हैं। सबसीक्वेंट हीलिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम इज़ इरेगुलर एंड डिससिंक्रोनस, यानी अब जो इसके नतीजे में जो एंडोमेट्रियम की हीलिंग होती है वो भी इरेगुलर होती है और डिससिंक्रोनस होती है। स्टूडेंट, डिससिंक्रोनस जो है ये इसका मतलब ये है कि लेक ऑफ प्रॉपर सिंक्रोनी, और सिंक्रोनी किसे कहते हैं, डेवलपमेंट को कहते हैं। यानी डिससिंक्रोनस जो है लेक ऑफ प्रॉपर डेवलपमेंट को हम डिससिंक्रोनस कहते हैं। यानी यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम की प्रॉपर डेवलपमेंट होती है वो नहीं होती, लेक ऑफ प्रॉपर डेवलपमेंट होती है। Chronic stimulation by low level of estrogen will infrequent light abnormal uterine bleeding। ये जो chronic stimulation होती है लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से, इसके रिज़ल्ट में क्या होता है, abnormal uterine bleeding होती है और वो लाइट कलर की यानी लाइट होती है। Chronic stimulation from higher levels of estrogen will lead to episode of frequent heavy bleeding। अब इसमें ये दो कंडीशन है स्टूडेंट्स, इसको समझे कि इसमें दो कंडीशन है। या तो क्रोनिक स्टिमुलेशन होती है एंडोमेट्रियम की लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, या तो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन जो है वो लो होती है। जब लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होती है तो इसके रिज़ल्ट में इनफ्रिक्वेंट यानी जो ब्लीडिंग होती है वो लाइट हल्की ब्लीडिंग होती है, हल्की एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग होती है और इनफ्रिक्वेंट होती है, यानी ज़्यादा नहीं होती। अब जब क्रोनिक स्टिमुलेशन होती है हायर लेवल ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से, अब लेवल ऑफ एस्ट्रोजन जब हाई लॉन्गर टाइम के लिए हाई हो जाता है तो इसके रिज़ल्ट में एपिसोड ऑफ फ्रिक्वेंट हैवी ब्लीडिंग ओकर, यानी फ्रिक्वेंटली जल्दी से और हैवी ब्लीडिंग जो है वो अकर होती है। टाइप्स ऑफ डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। अब डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग की टाइप्स क्या है, तो फर्स्ट टाइप जो है वो है एन ओव्यूलेटरी, यानी ओव्यूलेशन की अगर एब्सेंस हो, ओव्यूलेटरी साइकिल जो है वो अगर उसमें ख़राबी आ गई है, उसमें एबनॉर्मेलिटी आ गई है जिसकी वजह से डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग हो रही है, तो इसको ओव्यूलेटरी डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग कहा जाता है। लिखा है कि An ovulatory dysfunctional uterine bleeding results from a disturbance of normal hypothalamic pituitary ovarian axis and is particularly common at the extremes of the reproductive years। ये जो an ovulatory dysfunctional uterine bleeding है ये किसके रिजल्ट में होती है, जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरीज की आपस में जो एक्सेस होती है, यानी इनकी आपस में जो हार्मोनल ताल्लुकात होते हैं, जब उसकी
आपके नॉर्मेलिटी में डिस्टर्बेंस आ जाए और डिस्टर्बेंस जब आ जाती है तो इसके रिज़ल्ट में यानी ओव्यूलेशन नहीं होती। नॉर्मली जब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड मैसेजेस प्रोवाइड करते हैं, वो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो जब रिलीज़ हो जाती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब रिलीज़ हो जाती है तो ओवरीज में आके वहाँ पे जो ओवम है उसकी जो इनिशियल स्टेप्स होते हैं ओवम बनने की, वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये कंडीशन ऐसी कंडीशन है कि ये जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी और ओवेरियन की जो आपस में एक्सिस है ओवेरीज की, उसमें एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है जिसकी वजह से ओवम नहीं बनती, ओव्यूलेशन नहीं होती। और ये किस टाइम पार्टिकुलर कॉमन होती है, जब जो रिप्रोडक्टिव ईयर्स के एक्सट्रीम्स होते हैं, यानी जो ओल्ड एज होता है, यानी 45 से अबव एज, उसमें ज़्यादातर होती है। व्हेन ओव्यूलेशन डज नॉट ऑकर, क्योंकि उसमें क्या होता है, ओव्यूलेशन नहीं होती और ओवम नहीं बनती। नो प्रोजेस्टेरोन इज़ प्रोड्यूस टू स्टेबलाइज द एंडोमेट्रियम, और जब ओवम नहीं बनती तो प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज़ नहीं होती एंडोमेट्रियम को स्टेबल बनाने के लिए। दस प्रोलिफेरेटिव एंडोमेट्रियम परसिस्ट, इसीलिए ये जो प्रोलिफेरेशन हो रही होती है एंडोमेट्रियम में, ये जारी रहती है। ब्लीडिंग एपिसोड बिकम इरेगुलर, ब्लीडिंग एपिसोड जो होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। एंड एमेनोरिया, मेटोरेजिया एंड मेमोमेटोरेजिया आर कॉमन, और इसके साथ कभी कभार एमेनोरिया हो सकती है, यानी बिल्कुल ब्लीडिंग एपिसोड जो है वो एब्सेंट हो सकती है। कभी कभार मेटोरेजिया हो सकती है। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी और इसमें भी एक हम पढ़ रहे कि मेनोरेजिया, जिसमें MENO मेनोरेजिया, और एक हम पढ़ रहे हैं मेटोरेजिया METO मेटोरेजिया। तो इनमें क्या फ़र्क है स्टूडेंट्स? ये जो मेनोरेजिया है, मेनोरेजिया ऐसी हैवी ब्लीडिंग्स होती है, ऐसी एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल पीरियड होती है जो कि जो पीरियड का जो लेंथ होता है वो उसमें नॉर्मल होता है, यानी एक महीना पीरियड का एक नॉर्मल लेंथ जो है वो एक महीना यानी 21 डेज़ जो है उससे अबाव होता है। तो इसमें जो मेनोरेजिया है इसमें 21 डेज़ से अबाव जाके ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, यानी टाइम पीरियड जो है वो नॉर्मल होता है, लेकिन जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो वो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, इसको मेनोरेजिया कहा जाता है। और जो मेटोरेजिया है ये ऐसी कंडीशन है, इसमें जो ब्लीडिंग की जो पीरियड है, यानी जो टाइम है, इंटरवल बिटवीन पीरियड है, इसमें एबनॉर्मेलिटी होती है। ब्लीडिंग एक्सेसिव हो या ना हो इसके लिए ज़रूरी नहीं है। इसमें ये फ़र्क होता है कि मेटोरेजिया जो है इसमें ब्लीडिंग एक्सेसिव हो या ना हो इसके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें जो पीरियड्स की जो टाइम होती है बिटवीन, उसमें इंटरवल्स होती है कि एक पीरियड से लेके दूसरे पीरियड तक, यानी एक ब्लीडिंग से लेके दूसरे ब्लीडिंग तक जो वक्फ़ा होता है वो सही तरीके का नहीं होता, यानी जल्दी जल्दी जो है 10 दिन बाद 15 दिन बाद इस तरह ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, इसको मेटोरेजिया कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि ये जो ब्लीडिंग एपिसोड्स होते हैं ये इरेगुलर होते हैं। एमेनोरिया यानी बिल्कुल ब्लीडिंग जो है एब्सेंट भी हो सकती है, मेटोरेजिया हो सकती है, यानी मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें जो इंटरवल्स है वो कम होती है, वो रेगुलर नहीं होती, और मेनोमेटोरेजिया भी हो सकता है। अब मेनोमेटोरेजिया इन दोनों की कम्बिनेशन है, मेनोरेजिया मेटोरेजिया अगर दोनों हो, यानी एक्सेसिव ब्लीडिंग भी हो और जो इंटरवल है उनकी भी कमी हो, यानी पीरियड जो है इस तरह हो रहे हैं कि 10 दिन बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो रहा है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है, 15 दिन बाद हो रहा है या 7 दिन बाद हो रहा है, पीरियड अब आ गई, ठीक हो गई, फिर 7 दिन बाद वापस आ रही है और एक्सेसिव ब्लीडिंग भी हो रही है, इस कंडीशन को मेनोमेटोरेजिया कहा जाता है। तो ये सब कॉमन होती है इसके साथ, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग के साथ। यानी असल में हम इस तरह कह सकते हैं कि ये सब जो है एमेनोरिया हो गया, मेटोरेजिया हो गया, मेमोमेटोरेजिया हो गया, मेनोरेजिया हो गया, जो भी है सब टाइप्स है डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग के। अब लिखा है ब्लीडिंग फ्रॉम एन ओव्यूलेटरी डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग इज थॉट टू बी रिजल्ट फ्रॉम चेंजेस इन प्रोस्टाग्लैंडिन कंसंट्रेशन, इंक्रीज एंडोमेट्रियल रिस्पॉन्सिवनेस टू वेजोडाइलेटिंग प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इसके लिए ये डिसफंक्शनल जो एन ओव्यूलेटरी ब्लीडिंग जो है डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, इसके लिए ये सोच किया जाता है, ये थॉट रखा जाता है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की कंसंट्रेशन की वजह से होती है। जब जो वेजोडाइलेटिंग
सेक्रेटिंग प्रोस्टाग्लैंडिन्स है उसके लिए एंडोमेट्रियल वाल ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं, इंक्रीज रिस्पॉन्स देते हैं। तो इसकी वजह से जो एंडोमेट्रियल जो वस्कुलर स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आ जाती है, वेजोडाइलेशन होती है। इसकी वजह से ये हैवी ब्लीडिंग और इर्रेगुलर ब्लीडिंग होती है। इसको ओव्यूलेटरी डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग कहा जाता है। अब ओव्यूलेटरी है। इन ओव्यूलेटरी डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग अकर clinically and menorrhagia is thought to originate from defects in control mechanism of menstruation। यानी जो ओव्यूलेटरी डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग है इसमें अक्सर मेनोरेजिया जो है वो कॉमन होता है। यानी मेनोरेजिया होता है, मेनोरेजिया किस तरह की डिफेक्ट है कि इसमें मेंस्ट्रुएशन की कंट्रोल मैकेनिज्म होती है। यानी जो इंटरवल्स होती है एक ब्लीडिंग से लेके दूसरे अगले महीने में जो दूसरी ब्लीडिंग होती है उस तक जो इंटरवल्स होते हैं वो उस पर कंट्रोल होता है, लेकिन जो ब्लीडिंग होती है उसमें डिफेक्ट होते हैं, यानी हैवी ब्लीडिंग होती है। इट इज़ थॉट दैट इन वुमेन विद ओव्यूलेटरी डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग देयर इज इंक्रीज रेट ऑफ ब्लड लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम वेजोडाइलेशन ऑफ द वेसल सप्लाइंग द एंडोमेट्रियम ड्यू टू डिक्रीज वस्कुलर टोन। तो अब ये जो ओव्यूलेटरी डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग है इसके लिए ये इस तरह की ब्लीडिंग होती है कि इसमें जो वुमेन होते हैं उनकी हैवी ब्लीडिंग होती है, इंक्रीज़ रेट ऑफ ब्लड लॉस होती है। तो ये किस वजह से होती है? क्योंकि जो एंडोमेट्रियम के लिए जो ब्लड वेजल्स सप्लाई करते हैं उन ब्लड वेजल्स में वेजोडाइलेशन हो जाती है। जब उसमें वेजोडाइलेशन हो जाती है तो एंडोमेट्रियम की जो वस्कुलर टोन होती है, यानी वेजल्स में जो टोनिसिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, वो डायलेट हो जाते हैं। एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैव बीन स्ट्रॉन्गली इम्प्लिकेटेड, और यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो स्ट्रॉन्गली मुलविस होते हैं। देयरफॉर दीज वुमेन लॉस ब्लड एट द रेट ऑफ 3 टाइम फास्टर देन वुमेन विथ नॉर्मल मेंसेस। अब ये जो वुमेन्स होती है जिनको ओव्यूलेटरी डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग है वो 3 टाइम्स फास्टर, यानी ब्लड लॉस उनकी जो होती है वो इस रेट पे होती है कि 3 टाइम फास्टर देन जिनको नॉर्मल मेंसेस होती है उनसे 3 टाइम फास्टर देन इनकी मेंसेस होती है। इटियोलॉजी क्या है? द कॉज ऑफ डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग इज़ यूजुअली रिलेटेड टू वन ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस कंडीशंस। यानी जो काज है डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग की, तो इसके लिए 3 किस्म की हार्मोनल इम्बैलेंस कंडीशन होते हैं। उनमें से कोई ना कोई जो है हो सकती है जिसकी वजह से डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग हो, जिसमें से फर्स्ट वन है एस्ट्रोजन ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग। यानी एस्ट्रोजन की वजह से किस तरीके से ब्लीडिंग होती है। लिखा है एस्ट्रोजन ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग अकर व्हेन एक्सेस एस्ट्रोजन स्टिमुलेट द एंडोमेट्रियम टू proliferate in an अनडिफरेंशियल मैनर। एस्ट्रोजन ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग जो है ये तब होती है जब एक्सेसिव एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करती है एंडोमेट्रियम को कि वो proliferate हो जाए, किस तरीके से? अनडिफरेंशिएटेड मैनर में, यानी उसकी कोई डिफरेंशिएशन उसमें सेल्स की नहीं होती, वो बस proliferate होते रहते हैं। तो ये किस वजह से होती है? एस्ट्रोजन ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग, यानी एस्ट्रोजन की एक्सेस स्टिमुलेशन की वजह से, कि एस्ट्रोजन की लीवर इसमें हाई होती है, वो एक्सेसिवली एंडोमेट्रियम को स्टिमुलेट करती है कि वहाँ पे प्रोलिफरेशन हो। With insufficient progesterone to provide structural support, proportion of the endometrial lining slug at irregular intervals। अब एस्ट्रोजन की लेवल हाई है तो फिर प्रोजेस्टेरोन की लेवल जो है वो इस टाइम लो हो जाती है। तो अब प्रोजेस्टेरोन की लेवल लो है तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए प्रोजेस्टेरोन इनसफिशिएंट है। इस वजह से जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग के जो पोर्शंस होते हैं वो एक इर्रेगुलर इंटरवल्स में, यानी उनके जो इंटरवल्स होती है वो बिल्कुल इर्रेगुलर होती है, कभी 5 दिन, कभी 7 दिन, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, इस तरह वो स्लग आउट होते रहते हैं। The usual progesterone guided vasoconstriction and platelet plugging do not take place। तो इसमें प्रोजेस्टेरोन अगर होता है तो वो guided करके वेजोकंस्ट्रक्शन करता है, प्लेटलेट की एग्रीगेशन होती है। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन नहीं है, इस वजह से वेजोकंस्ट्रक्शन भी नहीं होती है और प्लेटलेट की प्लगिंग भी नहीं होती है। ऑफन रिजल्टिंग इन प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, इसकी वजह से लगातार जो है वो ब्लीडिंग होती है।
अब दूसरा जो हार्मोनल कंडीशन है वो है एस्ट्रोजन विड्रॉ ब्लीडिंग। सबसे पहले जो था एस्ट्रोजन ब्रेकआउट ब्लीडिंग था, जिसमें एस्ट्रोजन की लेवल हाई होती थी जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती थी। अब एस्ट्रोजन विड्रॉ ब्लीडिंग है, विड्रॉवल ब्लीडिंग है। इसका मतलब ये है कि एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन जो है वो सडनली डिक्रीज़ हो गई है। Estrogen withdrawal bleeding result from a sudden decrease in estrogen level such as occur following bilateral oophorectomy। यानी ये जो एस्ट्रोजन विड्रावल ब्लीडिंग है ये अगर सडनली एस्ट्रोजन लेवल में डिक्रीज़ आ जाए तो इसकी वजह से होती है। जैसा कि अगर बाइलेटरली यानी दोनों तरफ से ओवरीज़ की रिमूवल की गई है, ओवरीज़ की सर्जिकल रिमूवल को ऑफरेक्टोमी कहा जाता है। सेसेशन ऑफ एक्सोजीनियस एस्ट्रोजन थेरेपी आर जस्ट बिफोर ओवल्यूशन इन द नॉर्मल मेनिस्ट्रुअल साइकिल। या इस तरह भी हो सकता है कि या तो बाइलेटरल ऑफरेक्टमी यानी दोनों तरफ से जो ओवरीज़ है उनको निकाला गया है, रिमूव किया गया है, या एक्सोजीनियस एस्ट्रोजन थेरेपी की जा रही थी, सडनली उसको स्टॉप किया गया है, या ओव्यूलेशन से जस्ट बिफोर जो नॉर्मली मेनिस्ट्रुअल साइकिल में जो एस्ट्रोजन जो है उसकी लेवल कम हो जाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस ब्लीडिंग को हम कहते हैं कि ये एस्ट्रोजन विड्रॉवल ब्लीडिंग है, यानी एस्ट्रोजन की कमी की वजह से। Estrogen withdrawal bleeding is usually self-limited and tends not to recur if estrogen level remain low। एस्ट्रोजन withdrawal bleeding जो है ये सेल्फ लिमिटेड है, यानी ये उससे एस्ट्रोजन के सेल्फ से रिलेटेड है। अगर एस्ट्रोजन के लेवल अगर लो ही रहे, एस्ट्रोजन लेवल अगर लो ही रहे तो ये रिक्योर नहीं होगी, यानी ये इसकी ट्रीटमेंट नहीं होगी, ये ठीक नहीं होगी। अगर इसको अगर जो है लो दोबारा से ठीक किया जाए तो फिर जाके ये ठीक हो सकती है। फिर है प्रोजेस्टेरोन ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग। अगर प्रोजेस्टेरोन की लेवल इंक्रीज़ हो जाती है तो उसकी वजह से किस तरह ब्लीडिंग होती है। प्रोजेस्टेरोन ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग अकर्स व्हेन द प्रोजेस्टेरोन टू एस्ट्रोजन रेशियो इज़ हाई। अगर प्रोजेस्टेरोन टू एस्ट्रोजन रेशियो अगर हाई हो जाए, यानी एस्ट्रोजन कम है, प्रोजेस्टेरोन की लेवल इंक्रीज़ है, सच इज़ अकर विद प्रोजेस्टेरोन ओनली कंट्रासेप्टिव मेथड्स। ये उनमें होती है जो पीपल सिर्फ प्रोजेस्टेरोन ओनली कंट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करते हैं। द एंडोमेट्रियम बिकम्स एट्रोफिक। इसमें क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम है उसकी एट्रोफी हो जाती है, साइज़ में वो जो है उसकी साइज़ रिड्यूस हो जाती है। एंड अल्सरेटेड बिकॉज ऑफ लेक ऑफ एस्ट्रोजन। और उसमें अल्सर भी बन जाते हैं, जख्म भी बन जाते हैं क्योंकि एस्ट्रोजन नहीं होता। एंड इज़ प्रोन टू फ्रीक्वेंट इरेगुलर ब्लीडिंग। और इसलिए वो जो लाइनिंग है वो प्रोन हो जाते हैं कि वहाँ से फ्रिक्वेंटली यानी जल्दी से और इरेगुलर ब्लीडिंग होती है। एबनॉर्मल चेंजेस इन हार्मोन लेवल इसकी मेजर काज होती है। अनएक्सपेक्टेड वेजिनल ब्लीडिंग, यानी अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग हो गया तो उसे देख के पता चलता है कि ये डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग जो है की वजह से हुई है। मेडिकेशंस है, वेट लॉस है, कुछ मेडिकेशंस की वजह से भी हो सकती है। वेट लॉस की वजह से, अगर ओबेसिटी हो तो उसकी वजह से भी, स्ट्रेस और इलनेस की वजह से भी हो सकती है। मेडिकल कंडीशन, कुछ मेडिकल कंडीशंस है जिनकी वजह से होती है। उन मेडिकल कंडीशंस में फर्स्ट वन है पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम, PCOS। This is an endocrine disorder that causes a woman to produce an imbalanced amount of sex hormone। ये एक endocrine disorder है जिसकी वजह से वुमेन में जो सेक्स हार्मोन्स की अमाउंट है वो इम्बेलेंस होती है। This may lead to an imbalance in estrogen and progesterone। तो इसकी वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की जो बैलेंस है वो भी ख़राब हो जाती है, मेकिंग द मेनिस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर, जिसकी वजह से मेनिस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है। इसमें पॉलीसिस्टिक इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट्स क्योंकि इस कंडीशन में अगर ओवरीज को स्टडी किया जाए स्ट्रक्चरली अल्ट्रासाउंड वगैरह के थ्रू तो उसमें बहुत ज़्यादा सिस्ट बने होते हैं, तो इसलिए इसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहा जाता है। एंडोमेट्रियोसिस है, ये भी एक कंडीशन है जिसकी वजह से डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग होती है। दिस कंडीशन रिजल्ट व्हेन द यूटेराइन लाइनिंग ग्रोज आउटसाइड ऑफ द यूट्रस। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यूटेराइन की जो लाइनिंग है वो आउटसाइड द यूट्रस ग्रो करती है, सच एज ऑन द ओवरीज, जैसा कि ओवरीज के ऊपर जाके वहाँ पे ग्रो करती है। एंडोमेट्रियोसिस कैन काज हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग रेगुलर पीरियड्स, और इसकी वजह से जो रेगुलर पीरियड्स होते हैं उनमें हैवी ब्लीडिंग होता है।
यूटेराइन पोलिप्स है। तीसरा जो कंडीशन है वो यूटेराइन पोलिप्स का है। दीज स्मॉल ग्रोथ्स अकर विद इन द यूट्रस although their cause is unknown. Polyp growth is heavily influenced by hormone estrogen. अब स्टूडेंट्स ये भी स्मॉल ग्रोथ्स होते हैं, विद इन द यूट्रस होते हैं। इनकी जो काज है वो अननोन है, लेकिन ये इन्फ्लुएंस, इनकी ग्रोथ जो है वो हार्मोन एस्ट्रोजन जो है उसकी वजह से इन्फ्लुएंस होती है। स्मॉल ब्लड वेजल्स इन द पोलिप्स कैन काज डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। ये जो पोलिप्स होते हैं इनके अंदर स्मॉल ब्लड वेजल होते हैं जिसकी वजह से डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग होती है, इंक्लूडिंग स्पुटिंग बिटवीन पीरियड्स। यानी बिटवीन द पीरियड्स जो है, यानी इंटरवल्स जारी है उसके दौरान स्पुटिंग होती है। स्टूडेंट्स, स्पुटिंग जो है ये एक ऐसी कंडीशन होती है स्पुटिंग जिसमें एक हल्की सी वेजिनल ब्लीडिंग होती है जो कि बिल्कुल जो है राइट रेड कलर की होती है, तो इसको स्पुटिंग कहा जाता है। यूटेराइन फिब्रोइड्स है, ये भी एक कंडीशन है। यूटेराइन फिब्रोइड्स आर स्मॉल ग्रोथ्स दैट अकर विद इन द यूट्रस, यूटेराइन लाइनिंग और यूटेराइन मसल। ये जो यूटेराइन फिब्रोइड्स होती है ये स्मॉल ग्रोथ्स होते हैं, विद इन द यूट्रस होते हैं, या तो यूटेराइन लाइनिंग पे या यूटेराइन मसल पे। Like polyps, the cause of uterine fibroids are unknown, but estrogen seems to plays a role in their growth. इनका भी काज सही काज मालूम नहीं है, लेकिन ये थॉट किया जाता है कि ये एस्ट्रोजन जो है उसकी वजह से इनकी ग्रोथ होती है। यहाँ पे आप पोलिप्स देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यूटेराइन पोलिप्स आप देख सकते हैं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा यूटेराइन पोलिप्स देख के कि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स है इनको यूटेराइन पोलिप्स कहा जाता है। ये जो चीज़ होती है स्टूडेंट्स इनको यूटेराइन पोलिप्स कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सर्वाइकल पोलिप है जो कि सर्विक्स में बनी है, और ये मास ऑफ टिश्यू होते हैं जिनको यूटेराइन फिब्रोइड्स कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि सब म्यूकोजा लेयर में बना है, और सब सिरस जो लेयर होता है इसमें बना है, और इंट्रामस्कुलर फिब्रोइड्स जो कि अंदर मसल्स में बने हुए हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इनको अब है टर्म्स रिलेटेड टू डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। तो वो कौन कौन से टर्म्स है जो कि डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग्स के लिए यूज़ होते हैं। तो इनमें मेनोरेजिया है, मेटोरेजिया है, मेनोमेटोरेजिया है, पोलीमेनोरिया है, ओलिगोमेनोरिया है, एमेनोरिया है, और इंट्रामेनिस्ट्रुअल यूटेराइन ब्लीडिंग है। ये वो टर्म्स है जो कि डिफरेंट डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग के लिए यूज़ होते हैं, यानी डिफरेंट एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग के लिए यूज़ होते हैं। जिसमें मेनोरेजिया है, मेनोरेजिया को किस तरीके से हम डिफ़ाइन करते हैं, द टाइप ऑफ एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। ये भी एबनॉर्मल जो यूटेराइन ब्लीडिंग है, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग है, उसकी एक टाइप है व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेंस्ट्रुएशन अकर ऑन ए नॉर्मल शेड्यूल बट द अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो इज़ एक्सेसिव एंड ब्लीडिंग लास्ट लॉन्गर देन 7 days। अब ये जो मेनोरेजिया है एक ऐसी एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुएशन के जो शेड्यूल होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो एक्सेसिव होता है, और ब्लीडिंग जब शुरू होती है तो वो बंद जो है वो लॉन्गर देन 7 days पे बंद होती है, इससे पहले बंद नहीं होती। इसको मेनोरेजिया कहा जाता है। अब मेटोरेजिया है, मेटोरेजिया इज़ द टाइप ऑफ एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। ये भी एबनॉर्मल यूटेराइन या डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग की एक टाइप है। डायग्नोज व्हेन मेंस्ट्रुएशन ऑकर एट इर्रेगुलर इंटरवल्स। इसमें जो इंटरवल्स होती है वो इर्रेगुलर होती है, यानी जो नॉर्मल टाइमिंग होती है वो इर्रेगुलर होती है। 10 दिन बाद होते हैं, 7 दिन बाद होते हैं,
या 15 दिन बाद या 20 दिन बाद इस तरीके से जो है वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, तो इसको कहा जाता है मेटोरेजिया। द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड द नंबर ऑफ डेज वेजिनल ब्लीडिंग अकर आर नॉट एक्सेसिव इन पेशेंट विद हु हैज़ मेटोरेजिया। लिखा गया है कि अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस जो है मेंस्ट्रुएशन के दौरान और जो नंबर ऑफ डेज़ है वेजिनल ब्लीडिंग के, तो वो एक्सेसिव नहीं होते मेटोरेजिया में। यानी मेटोरेजिया में ब्लीडिंग जो है वो लाइट भी हो सकती है, यानी हल्की सी ब्लीडिंग भी हो सकती है, और वो 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए इंटरवल्स जो है वो ठीक नहीं होते, इसको मेटोरेजिया कहा जाता है। यानी मेनोरेजिया और मेटोरेजिया में सिर्फ जो इंटरवल्स है इनका फ़र्क है। मेनोमेटोरेजिया है। मेनोमेटोरेजिया ए टाइप ऑफ एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, ये भी एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग की एक टाइप है। वुमेन डायग्नोज्ड विद मेनोमेटोरेजिया एक्सपीरियंस इर्रेगुलर एंड फ्रिक्वेंट मेंस्ट्रुएशन। इसमें दोनों होते हैं, इर्रेगुलर भी होता है और फ्रिक्वेंट मेंस्ट्रुएशन होता है, जल्दी जल्दी मेंस्ट्रुएशन होती है, इर्रेगुलर होती है। साथ में एक्सेसिव ब्लीडिंग इज़ ब्लीडिंग सीवियर इनफ टू रिक्वायर चेंजिंग पैड्स और टेम्पोन्स मोर ऑफन देन एवरी हावर और 2 हावर। इसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग जो कि सीवियर ब्लीडिंग होती है वो इस तरीके से होती है कि 1 आवर या 2 आवर में जो टेम्पोन्स और जो पैड्स होते हैं उनको चेंज करना पड़ता है। पोलिमेनोरिया है। Polymenorrhea is a type of abnormal uterine bleeding. Polymenorrhea occur when menstrual cycle is less than 21 days long. पोलिमेनोरिया भी एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग है। पोलिमेनोरिया किसे कहा जाता है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो लेस देन 21 डेज़ लॉन्ग हो, यानी नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 21 डेज़ लॉन्ग होती है। तो ये 21 यानी जो इंटरवल्स होते हैं, एक ब्लीडिंग हो गई और फिर उस दरमियान जो दूसरे टाइम पे यानी अगले महीने में जो ब्लीडिंग होती है उनके दरमियान जो इंटरवल्स होते हैं वो इंटरवल्स 21 डे का नॉर्मली होता है। तो ये 21 डेज़ का जो लॉन्ग इंटरवल होता है ये नॉर्मली होता है, लेकिन पोलिमेनोरिया में ये जो 21 डे है ये 21 डे नहीं होती, इससे कम होता है, यानी लेस देन 21 डेज़ जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसको पोलिमेनोरिया कहा जाता है। इट इज़ समटाइम डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलिमेनोरिया फ्राम मेटोरेजिया। तो ये कुछ इसमें डिफ़िकल्टीज़ आती है कि पोलिमेनोरिया को मेटोरेजिया से किस तरह जो है डिस्टिंग्विश किया जा सके। हाउएवर ब्लीडिंग डेट अकर्स एट रेगुलर इंटरवल लेस देन 21 डेज़ अपार्ट इज़ यूजुअली पोलिमेनोरिया। लेकिन जो पोलिमेनोरिया है इसके लिए रेगुलर इंटरवल्स होती है, यानी उसमें वक्फ़ा होता है लेकिन 20 दिन से कम का वक्फ़ा होता है। यानी जो मेटोरेजिया होता है उसमें वक्फ़ा कभी 10 दिन, कभी 5 दिन, कभी इस तरह होता है, लेकिन इसमें लेस दिन 20 डेज़ यानी 18 डेज़ या 17 डेज़, इससे कम नहीं होता पोलिमेनोरिया के लिए। तो ये आपने याद रखनी है। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आर फ्रॉम 21 to 35 डेज़ लॉन्ग, यानी जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 21 डेज़ से लेकर 35 डेज़ तक ये यानी नॉर्मल डेज़ होती है। Day 1 of the menstrual cycle occur the first day you experience any amount of bleeding, यानी जो Day 1 होता है कि Day 1 में अगर किसी भी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग जो है वो एक्सपीरियंस हो तो उसको Day 1 कहा जाता है। उससे लेके 21 डेज़ जब हो जाते हैं तो फिर वो ब्लीडिंग जो है वो यानी उससे लेके जब 21 डेज़ हो जाते हैं तो दोबारा से फिर जो दूसरा नेक्स्ट मंथ का जो पीरियड है वो स्टार्ट होता है, नेक्स्ट मंथ का जो ब्लीडिंग है वो स्टार्ट होता है। ये ब्लीडिंग जो है ये 21 डेज़ से लेकर 35 डेज़ में से कोई भी डेज़ हो सकते हैं, यानी डिफरेंट वेरिएशन होती है। किसी को 22 डेज़ में, किसी को 25 डेज़ में, किसी को 28 डेज़ में, और किसी को 30 और किसी को 34 डेज़ में तक 35 तक हो सकती है। लेकिन 35 से अगर इंक्रीज़ हो जाए, उस तक एब्सेंस हो जाए कि 35 डेज़ भी गुजर गए हैं और पीरियड जो है वो यानी ब्लीडिंग जो है वो नहीं हो रही है, तो इसको भी एबनॉर्मेलिटी कहा जाता है। और 21 डे से पहले यानी 21 डे ही कंप्लीट नहीं हो चुके, फर्स्ट ब्लीडिंग हो गया, इसके बाद 21 डे जो है वो नहीं हुए हैं अभी तक, 18 है, 17 है, तो ऐसी डेज़ में अगर जो है ब्लीडिंग दोबारा स्टार्ट हो तो इसको भी एबनॉर्मेलिटी कहा जाता है।
Oligomenorrhea. Oligomenorrhea is a type of abnormal uterine bleeding menstrual cycle that occur more than 35 days apart are required for a diagnosis of oligomenorrhea. अब ओलिगोमेनोरिया एक टाइप ऑफ एबनॉर्मल यूटराइन ब्लीडिंग है। ये भी जो डिसफंक्शनल यूटराइन ब्लीडिंग है उसकी एक टाइप है। इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि occur more than 35 days apart are required for a diagnosis of oligomenorrhea। यानी अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो है वो 35 डेज़ भी गुजर जाते हैं और जो ब्लीडिंग है वो स्टार्ट नहीं होती, यानी उसमें बहुत ज़्यादा इंटरवल जो है वो लग जाती है, इसको कहा जाता है ओलिगोमेनोरिया। यानी इसकी अगर डायग्नोसिस हो जाए कि 35 डे भी गुजर जाते हैं और ब्लीडिंग नहीं होती, साइकिल स्टार्ट नहीं होती, तो इसको कहा जाता है, इसको डायग्नोस किया जाता है ओलिगोमेनोरिया, यानी फ्यू पीरियड्स। Remember, day 1 of the menstrual cycle is the first day any amount of bleeding occur and counting continues until the next time menstruation begins। यानी ये रिमेंबर करें कि जो डे 1 होती है menstrual cycle की वो फर्स्ट डे होती है जिसमें ब्लीडिंग एक्सपीरियंस हो, उससे काउंटिंग स्टार्ट होती है। यानी जिस दिन ब्लीडिंग एक्सपीरियंस हुआ उस डे से वो डे 1 जो है वो काउंट होती है, उस डे से लेके नेक्स्ट टाइम जो menstruation बिगिन हो यानी नेक्स्ट टाइम जो ब्लीडिंग बिगिन हो वहाँ तक ये इसका पीरियड जो है काउंट होती है। एमेनोरिया क्या है, लिखा है द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी जब मेंस्ट्रुएशन की एब्सेंस होती है। मेनोरिया किसे कहा जाता था, मेनोरिया मेंस्ट्रुएशन को, नॉर्मल जो मेंस्ट्रुएशन होती है इसको मेनोरिया कहा जाता है। और एमेनोरिया मीन्स एब्सेंस ऑफ मेनोरिया, absence of menstruation। There are two primary type of amenorrhea called primary amenorrhea and secondary amenorrhea, जो कि पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने डिस्कस की थी। Primary amenorrhea occur when menstruation has not started by the age of 16। Primary amenorrhea किसे कहते हैं, एज ऑफ 15 या एज ऑफ 16 हो गई है एक पर्सन की और उसे अभी तक जो है menstruation स्टार्ट नहीं हुई, तो इसको प्राइमरी amenorrhea कहा जाता है। और सेकेंडरी एमेनोरिया क्या है कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई थी, बिगन हुई थी, लेकिन बाद में जाके स्टॉप हुई है, कुछ महीनों तक नहीं जो है स्टार्ट हो रही, तो इसको कहा जाता है सेकेंडरी एमेनोरिया। इंटरमेंस्ट्रुअल यूटेराइन ब्लीडिंग, ये भी एक एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग या डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग जो भी आप कहे उसकी एक टाइप है। एंड ए मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसऑर्डर और मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसऑर्डर है। इंटरमेंस्ट्रुअल यूटेराइन ब्लीडिंग इज़ विजिनल ब्लीडिंग और स्पुटिंग दैट अकर बिटवीन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड। जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं उनके दौरान अगर कोई विजिनल ब्लीडिंग हो या स्पुटिंग हो, स्पुटिंग एक हल्की सी ब्लीडिंग होती है जिसका मैंने आप लोगों को बताया कि इसको डिफ्रेंशिएट जब डायग्नोस किया जाता है तो इस बेस पे किया जाता है कि उस ब्लीडिंग की जो कलर है वो बिल्कुल लाइट रेड होती है, तो उससे स्पुटिंग की डायग्नोस होती है। तो बिटवीन द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड्स अगर कोई ब्लीडिंग हो जाए, अगर कोई स्पुटिंग यानी हल्की सी ब्लीडिंग हो जाए, तो इसको कहा जाता है इंटरमेंस्ट्रुअल यूटेराइन ब्लीडिंग। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हमने जितने भी टाइप्स थे डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग के वो सब हमने पढ़ लिए। अब साइन सिम्टम्स है। साइन सिम्टम्स में क्या है, सिम्टम्स ऑफ डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग में इंक्लूड ब्लीडिंग और स्पुटिंग फ्रॉम द विजिना बिटवीन पीरियड्स, यानी बिटवीन पीरियड्स विजिना से कोई ब्लीडिंग कोई स्पुटिंग हो रही है तो ये एक सिम्टम है। पीरियड्स दैट अकर लेस देन 28 डेज अपार्ट आर कॉमन और मोर देन 35 डे अपार्ट, यानी लेस देन 28 या लेस देन 21 डेज हो रही है या मोर देन 35 डेज, तो ये भी साइन सिम्टम्स है। और टाइम बिटवीन पीरियड्स चेंज ईच मंथ, यानी जो ईच मंथ जो है टाइम बिटवीन पीरियड्स वो चेंज हो रहा है, तो ये भी एक सिम्टम है। हेवियर ब्लीडिंग सच एज पासिंग लार्ज क्लॉट्स नीडिंग टू चेंज प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द नाइट, सॉकिंग थ्रू ए सैनिटरी पैड और टेम्पोन एवरी हावर 2 to 3 hours इन ए रो। यानी हेवी ब्लीडिंग किसे कहा जाता है, ऐसी ब्लीडिंग जिसमें लार्ज क्लॉट जो है वो पास आउट हो या जो प्रोटेक्शन पैड्स होते हैं उनको ड्यूरिंग द नाइट चेंज
करने की नीड हो, ज़रूरत महसूस हो, या जो सैनिटरी पैड या टेम्पोन्स होते हैं उनको एवरी 2 to 3 आवर्स जो है वो चेंज करना पड़े, तो इसको कहा जाता है हेवियर ब्लीडिंग। है ब्लीडिंग डेट लास्ट फॉर मोर डेज देन नॉर्मल फॉर 7 days, यानी 7 days से ज़्यादा अगर डेज जो है वो ऊपर चले जाए, ब्लीडिंग बंद ना हो, तो इसको ये भी एक सिम्टम है, ये भी एक साइन है। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर इन मेल पैटर्न हेरोसिटिज़म, यानी एक हेरोसिटिज़म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वुमेंस के चेहरे पे यानी ऐसे बाल उग आते हैं, ऐसे बाल जो है वो ग्रो करते हैं जिस तरह मेल्स की होती है, तो इस कंडीशन को हेरोसिटिज़म कहा जाता है। ये भी एक साइन होती है डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग की। डायग्नोसिस में हिस्ट्री किस तरीके से लेते हैं, जो मिनार्की है यानी फ़र्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन है उसकी हिस्ट्री लेते हैं, और रेगुलेटरी जो साइकिल्स होते हैं इनिशियली उसकी हिस्ट्री लेते हैं, साइकिल की लेंथ, उसकी ब्लीडिंग की अमाउंट, ड्यूरेशन ऑफ फ्लो, इनके बारे में पूछते हैं। अबॉर्शन यानी कोई अबॉर्शन तो नहीं हुई है बच्चे की, यानी कोई बच्चे की अबॉर्शन, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसी के अपनी सही जो जगह होती है उसके अलावा दूसरे जगह पे बच्चा ग्रो करे तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का पूछते हैं, ट्रॉमा और न्यूट्रिशनल स्टेटस का पूछते हैं। लेबॉरेटरी टेस्ट इसके लिए कंप्लीट ब्लड काउंट है, CBC। कंप्लीट ब्लड काउंट यानी ब्लड टेस्ट आर यूजुअली टू मेजर योर हार्मोन लेवल एंड योर कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी ब्लड काउंट करते हैं CBC के थ्रू, और दूसरे जो ब्लड टेस्ट है वो उसमें हार्मोन के लेवल्स के लिए किया जाता है, यानी योर हार्मोन लेवल कैन ऑफन गिव क्विक इंसाइट इनटू द कॉज ऑफ योर ब्लीडिंग। अगर हार्मोनल व्यू देखा जाए तो इससे क्विक क्लू मिल जाती है कि इस ब्लीडिंग की काज क्या है। If you had heavy or prolonged bleeding, a complete blood count reveals whether your red blood cell count is too low. A low red blood cell count can indicate anemia. अगर heavy bleeding है, prolonged heavy bleeding है, तो अगर blood count किया जाए तो इससे पता चल जाएगा कि RBCs की जो लेवल है वो बहुत लो हो गई है, और RBCs की लेवल जब लो हो जाती है तो ये एनीमिया को इंडिकेट करती है। हार्मोन टेस्ट में TFTs देखते हैं, यानी थायराइड फंक्शन टेस्ट देखते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को देखते हैं, प्रोलेक्टिन के लेवल को देखते हैं, और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को देखते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, हाइस्ट्रोस्कोपी करते हैं, यानी इंट्रा यूट्रस जो है वो स्कोपी करते हैं, इसकी इमेजिनिंग करते हैं। अल्ट्रासाउंड करते हैं। योर डॉक्टर may recommend an ultrasound to review your reproductive organs. This examination can help reveal whether you have any problem growth such as polyps or fibroids, यानी अल्ट्रासाउंड के थ्रू कोई अंदर के जो और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनकी साइज़ वगैरह वो नॉर्मल है, या इससे ये भी पता चल जाता है अगर कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो जैसे कि पोलिप्स या फिब्रोइड्स वगैरह हो तो उनका भी पता चल जाता है। इट कैन आल्सो हेल्प टू रूल आउट इंटरनल ब्लीडिंग, अगर कोई इंटरनल ब्लीडिंग है तो उसको भी रूल आउट कर लेती है अल्ट्रासाउंड। एंडोमेट्रियल बायोप्सी है। इफ़ एनी एबनॉर्मल ग्रोथ इज़ काजिंग द ब्लीडिंग और योर यूटेराइन लाइनिंग इज़ अनयूजुअली थिक, योर डॉक्टर मे टेक ए सैम्पल ऑफ यूटेराइन टिश्यू फॉर टेस्टिंग, यानी अगर एबनॉर्मल ग्रोथ है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, या कोई यूटेराइन लाइनिंग जो है वो अनयूजुअली थिक हो गई है, तो उससे डॉक्टर जो है सैम्पल लेता है यूटेराइन टिश्यूज़ से, उसको टेस्ट करते हैं, यानी बायोप्सी करते हैं। If there are any problem, any abnormal cell changes in the lining, a biopsy may reveal it. अगर कोई abnormal cell changes है, cellular level पे changes है, तो biopsy से उसका पता चल जाता है, biopsy उसको जाहिर कर देती है। abnormal cell can indicate hormone imbalance or cancer. अगर abnormal cells है तो इसकी या तो ये हार्मोनल इंडिकेट को यानी हार्मोनल इम्बेलेंस को इंडिकेट करती है, या कैंसर को, among other things, दूसरे चीज़ों में। मैनेजमेंट ऑफ डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, इसकी मैनेजमेंट क्या है? फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट यानी एनसेड दे सकते हैं जिनमें नेप्रोक्सिन है, मेन्फेनिक एसिड यानी पोनिस्टॉन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनकी क्या है, किस तरीके से ये ट्रीट करते हैं? दीज एक्ट बाय इनहिबिटिंग प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। जब प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है तो क्या होता है, मे आल्सो आल्टर फेवरेबली द रेशियो बिटवीन
bleeding, thromboxane A2, a vasoconstrictor and promoter of platelet aggregation, and prostacyclin, a vasodilator and platelet inhibitor. थ्रोम्बोक्सेन और जो प्रोस्टासाइक्लिन है इसमें भी रेशो को ये अल्टर कर देते हैं, यानी थ्रोम्बोक्सेन जो है वो वेजोकंस्ट्रक्टर है और जो वेजोकंस्ट्रक्टर है और प्लेटलेट की एग्रीगेटर है, और प्रोस्टासाइक्लिन जो है वो वेजोडाइलेटर है और प्लेटलेट इनहिबिटर है। तो इनमें बैलेंस जो है उसमें इनमें रेशो जो है उसको भी हमारी फेवर के मुताबिक जो है अल्टर कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग होती है उसे रोका जा सकता है। अगर एमेनोरिया है तो फिर ये जो प्रोस्टासाइक्लिन है इसके रेशो को इंक्रीज़ किया जाए तो ये वेजोडाइलेशन करके प्लेटलेट को इनहिबिट करके उसको ठीक कर सकती है। या हेवी ब्लीडिंग अगर है तो अगर थ्रोम्बोक्सेन A2 जो है इसकी लेवल हाई हो जाए तो वेजोकंस्ट्रक्शन होगी और प्लेटलेट की एग्रीगेशन होगी, इस तरीके से वो ठीक हो सकती है। और प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस अगर इनहिबिट हो तो इसकी वजह से जो ब्लीडिंग होती है, जो यूटेराइन कंस्ट्रक्शन होती है परसिस्टेंटली, वो इनहिबिट हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो है वो कम हो सकती है। इसके अलावा एंटी फिब्रिनोलाइटिक ट्रांसजेमिक एसिड इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव मेडिकल थेरेपी टू ट्रीट डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। जो एंटी फिब्रिनोलाइटिक है, ट्रांसजेमिक एसिड है यानी ट्रांसजेमिक एसिड है, ये मोस्ट इफ़ेक्टिव मेडिकल थेरेपी है डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग को ट्रीट करने के लिए। The levonorgestrel releasing intrauterine device is an effective treatment for dysfunctional uterine bleeding। ये एक इंट्रायूटराइन डिवाइस होता है, लीवोनॉर्ग्रेस्टिल रिलीजिंग डिवाइस होती है। ये लीवोनॉर्ग्रेस्टिल जो है स्टूडेंट्स ये एक हार्मोनल मेडिकेशन है, तो ये एक डिवाइस इंसर्ट किया जाता है यूट्रस में, उसके थ्रू ये रिलीज़ होता है, तो हार्मोनल बैलेंस जो है वो मेंटेन रहती है। तो ये भी एक डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग की एक ट्रीटमेंट है। कैपिलरी फ्रेजिलिटी इनहिबिटर्स, एथेमसाइलेट। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इंटरनल जो डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग होती है इसकी एक काज ये भी है कि जो कैपिलरीज़ है वो फ्रेजाइल बन जाते हैं, बहुत नाजुक बन जाते हैं, तो उनकी फ्रेजिलिटी को, उनकी इस नाजुकी को इनहिबिट करने के लिए ड्रग है एथेमसाइलेट। एथेमसाइलेट जब दिया जाता है तो इसकी वजह से कैपिलरीज़ जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है और ये जो डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग है ये ठीक हो जाती है। डेनाजोल सिंथेटिक स्टेरॉइड है एक। डेनाजोल इज सिंथेटिक स्टेरॉइड with anti-estrogenic and anti-progesterogenic activity and weak androgenic properties। अगर प्रोजेस्टेरोन की लेवल हाई है या एस्ट्रोजन की लेवल हाई है तो हमने आगे पढ़ा था कि इनकी वजह से डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग होती है, तो फिर ये डेनाजोल जो है सिंथेटिक स्टेरॉइड होता है, दोनों कंडीशन में दे सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसकी क्या होती है? डेनाजोल सप्रेस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर इन द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में जाके इनके जो रिसेप्टर होते हैं इनको सप्रेस करती है, लीडिंग टू एंडोमेट्रियल एट्रोफी, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम जो है उसकी एट्रोफी हो जाती है। थिनिंग एट्रोफी यानी थिनिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस के लाइनिंग की थिनिंग हो जाती है। एंड रिड्यूस मिनिस्ट्रल लॉस, जिसकी वजह से जो मिनिस्ट्रल लॉस है वो रिड्यूस हो जाती है। एंड टू एमेनोरिया इन सम वुमेन, और कभी कभार वुमेंस में ये एमेनोरिया भी काज करता है, यानी लाइनिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो फिर एमेनोरिया होता है। हार्मोनल ट्रीटमेंट है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग्स। ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है इनके एनालॉग्स दिए जाते हैं। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग सप्रेस गोनेडोट्रोपिन सिक्रीशन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड सब्सिक्वेंटली लोअर सीरम एस्ट्राडियोल लेवल्स। ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग्स है स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं, जाके पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सब्सिक्वेंटली जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीशन होती है उनको इनहिबिट करती है, और सीरम में जो एस्ट्राडियोल लेवल है उसको भी इनहिबिट करता है। एस्ट्राडियोल क्या है? एक एस्ट्रोजन स्टेरॉइड हार्मोन है, इसको एस्ट्राडियोल कहा जाता है। द अल्टीमेट इफेक्ट ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग इज सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इसकी जो अल्टीमेट रिजल्ट होती है उससे मेंस्ट्रुएशन सेसेट यानी स्टॉप हो जाता है।
प्रोजेस्टेशनल एजेंट यानी मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसिटेट 10 mg daily for 10 days each month produce regular withdrawal bleeding in patient with adequate endogenous estrogen। यानी ये एक ये जो मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन एसिटेट है 10 mg डेली फॉर 10 डेज़ ईच मंथ में दिया जाता है। ये रेगुलर विड्रावल ब्लीडिंग जो होती है पेशेंट में जिनमें एडिक्वेट एंडोजीनियस एस्ट्रोजन होता है उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। प्रोजेस्टीन नॉट ओनली स्टॉप एंडोमेट्रियल ग्रोथ, प्रोजेस्टीन की वजह से सिर्फ एंडोमेट्रियल ग्रोथ ही स्टॉप नहीं होती बल्कि आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट एंड ऑर्गेनाइज द एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम को सपोर्ट करती है और उसको ऑर्गेनाइज भी करती है, यानी उसको एक तरतीब देती है। सो दैट स्लगिंग ऑकर इन ऑर्गेनाइज्ड फैशन, जिसकी वजह से जो इसकी स्लगिंग होती है, इसकी जो तोड़ फोड़ होती है वो एक ऑर्गेनाइज्ड फैशन में, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होती है। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है स्टूडेंट्स? लिखा है एंडोमेट्रियल एब्लेशन। Endometrial ablation is a surgical procedure that is used to remove, ablate or destroy the endometrium lining of the uterus in women who have heavy menstrual bleeding। वो वुमेन जिनमें heavy menstrual bleeding है तो इसको ट्रीट करने के लिए यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उनको रिमूव किया जाता है सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू। इसको एंडोमेट्रियल एब्लेशन कहा जाता है। एब्लेट मीन्स रिमूव करना। एंडोमेट्रियल एब्लेशन इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर वुमेन हु विश टू हैव चिल्ड्रन सिंस कॉम्प्लिकेशन कैन ऑकर। यानी वो पेशेंट जो चाहते हैं कि आगे भी उनके बच्चे हो तो उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि इसकी वजह से इनफर्टिलिटी जैसे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो अराइज हो सकते हैं। हाइस्टेरेक्टोमी इज़ सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, यानी यूट्रस की जब सर्जिकल रिमूवल की जाती है तो इस कंडीशन को हाइस्टेरेक्टोमी कहा जाता है। इट मे आल्सो इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ सर्विक्स, ओवरीज, ओफेरेक्टोमी, यानी इसके साथ ये भी इन्वॉल्व होती है कि सर्विक्स को भी इसके साथ रिमूव किया जा सकता है, ओवरीज को भी यानी ओफेरेक्टोमी जिसे कहा जाता है, फेलोपियन ट्यूब को भी साथ में रिमूव किया जा सकता है जिसे सेल्पिंजेक्टोमी कहा जाता है, एंड अदर सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, और दूसरे सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को भी साथ में रिमूव किया जाता है। इसको हाइस्टेरेक्टोमी कहा जाता है। ये इसकी एक सर्जिकल व्यू है। जनरल मैनेजमेंट क्या है स्टूडेंट्स के? रेस्ट जो है वो एडवाइस है। ड्यूरिंग ब्लीडिंग पीरियड्स जो है पेशेंट को रेस्ट करना चाहिए, सिंपैथेटिक हैंडलिंग करनी चाहिए, ये हेल्पफुल होता है जो एडोलेसेंट होती है उनमें। एनीमिया शुड बी ट्रीटेड बाय डाइट, हेमेटिनिक्स एंड इवन बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एनीमिया को ट्रीट किया जाना ज़रूरी है डाइट के थ्रू या हेमेटिनिक्स जो ड्रग्स होते हैं एनीमिया को ट्रीट करने के लिए या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू। हेमेटिनिक्स दीज आर आयरन सप्लीमेंट which are used to treat or prevent low blood level of iron caused by excessive blood loss in the dysfunctional uterine bleeding। ये जो हेमेटेनिक्स होते हैं ये आयरन सप्लीमेंट होते हैं जो कि ट्रीट और प्रिवेंट करने के लिए ये जो लो ब्लड लेवल होती है इसको, यानी आयरन की वजह से जो आयरन की लेवल लो होती है, लो ब्लड लेवल होती है, इसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्यों होती है? क्योंकि एक्सेसिव लॉस होती है डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग में, तो इसलिए हेमेटेनिक्स जो है वो दिए जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या है स्टूडेंट्स डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग की? कॉम्प्लिकेशन दैट में ऑकर इनफर्टिलिटी यानी इनएबिलिटी टू गेट प्रेग्नेंट ये है। दूसरा सीवियर एनीमिया है ब्लड लॉस की वजह से, और इंक्रीज रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर। एंडोमेट्रियल की इस तरह इरेगुलर शीडिंग होती है, इरेगुलर फिर इसकी जो फॉर्मेशन होती है, प्रोलिफरेशन होती है, इसकी वजह से कैंसर के चांसेस होते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस और नर्सिंग इंटरवेंशन। अगर नर्सिंग डायग्नोसिस हम लिखें कि नोजिया वोमिटिंग है जो कि रिलेटेड है डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग से, तो इसके लिए इंटरवेंशन हम क्या करेंगे कि एंटीएमेटिक ड्रग्स जो है जैसा कि ग्रेविनेट है, मोटिलियम है, वो हम एडमिनिस्टर करेंगे। अगर हमने डायग्नोसिस बनाया है कि पेन है, फीवर है डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग की वजह से, तो फिर उसको ट्रीट करने के लिए हम एनाल्जेसिक प्रोवाइड करेंगे पेन को रिलीव करने के लिए, और फेवर को रिलीव करने के लिए हम कोई पैरासीटामोल वगैरह यानी एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स जो है एडमिनिस्टर करेंगे और कोल्ड स्पॉन्जिंग करेंगे ताकि पेन जो है वो रिलीव हो।
अगर हमने डायग्नोसिस बनाई है कि ब्लीडिंग मोर देन 7 डेज़ रिलेटेड टू डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, तो इसके लिए यानी हाई कैल्शियम रिच फूड एडमिनिस्टर करेंगे, पेशेंट को एडवाइस करेंगे ताकि उसमें कोई कैल्शियम की कमी ना हो। पेशेंट एजुकेशन है, किस तरीके से पेशेंट को एजुकेट करेंगे, तो इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू कंटिन्यू प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि जो प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस है उनको कंटिन्यू रखे। आल दो ब्लीडिंग में स्टिल बी अकरिंग ड्यूरिंग द एर्ली पार्ट ऑफ द साइकिल, ये भी हो सकता है कि जो एर्ली पार्ट ऑफ द साइकिल है उसमें ब्लीडिंग जो है जारी रह सके, बंद ना हो। तो इस वजह से पेशेंट को जो प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस है वो हमें वो देते वक्त कहते हैं कि यानी इस तरह नहीं होता कि मेडिकेशंस लेने से बिल्कुल ठीक हो जाए। जो इनिशियल जो इन मेडिकेशंस के जो एयरली साइकिल होते हैं उनमें में भी ब्लीडिंग हो भी सकती है, लेकिन बाद में बंद हो जाएगी। ये हमने पेशेंट को समझाना है। आल्सो पेशेंट शुड बी टोल्ड टू एक्सपेक्ट मेंसेस आफ्टर सेसेशन ऑफ द रिजिमेन, ये भी पेशेंट को समझाना है कि ये भी हो सकता है कि ये जो रिजिमेन है यानी जो मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं इसको जब बंद करे तो हो सकता है कि ठीक ना हो और दोबारा से जो है वो इसी तरीके से ब्लीडिंग जो है स्टार्ट हो सकती है, ये भी हमने उसको समझाना है। एक्सप्रेस टू पेशेंट दैट फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन विल नॉट बी नेसेसरी वंस मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिकम रेगुलर, ये भी पेशेंट को समझाना है कि जो फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है, ये फार्माकोलॉजिकल जो इंटरवेंशन है ये जारी नहीं रखने अगर साइकिल रेगुलर हो जाए तो, यानी साइकिल जब रेगुलर हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन है वो जारी रखे। डिस्कस वेज द पेशेंट कैन अवॉइड प्रोलॉन्ग इमोशनल स्ट्रेस एंड मेंटेन नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करे कि प्रोलॉन्ग जो इमोशनल स्ट्रेस है उसको ना रखे, यानी वो स्ट्रेस लेना छोड़ दे ताकि उसकी जो स्ट्रेस एंजाइटी लेवल है वो रिड्यूस हो सके और नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स जो है वो उसको मेंटेन रखे। ये हमने उसको सिखाना है, उसको इंस्ट्रक्ट करना है। After initial treatment and resolution of an episode of dysfunctional uterine bleeding, patient need to be educated that most often chronic therapy is mandatory to prevent further episodes. कभी कभार इनिशियल ट्रीटमेंट की वजह से एपिसोड्स ऑफ डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग जो है वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमने पेशेंट को बताना होता है कि कभी कभार क्रोनिक कुछ काजेज़ ऐसे होते हैं जिनकी क्रोनिक थेरेपी होती है जो कि ज़रूरी होती है पूरा करना, ताकि आगे जाके लाइफ में फिर दोबारा एपिसोड्स जो है वो ना आए, यानी वो प्रिवेंट हो। Educate the client about normal menstrual cycle and the possible cause of her abnormal pattern, पेशेंट को एजुकेट करना है कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो किस तरह की होती है और उसकी जो एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी पैटर्न, उसकी काज क्या है वो उसको बतानी है। इन्फॉर्म द वुमेन अबाउट ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में उसको इन्फॉर्म करना है, किसी भी इंटरवेंशन के बारे में, किसी भी प्रोसीजर्स के कंसिक्वेंसेस उसके नताइज के बारे में उसे बताना है। वो करने से पहले, वो इंटरवेंशन परफॉर्म करने से पहले उनके रिज़ल्ट, उसके नताइज के बारे में बतानी है। इन्फॉर्म हर अबाउट एनी प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस, जो भी प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस हो उसके बारे में पेशेंट को इन्फॉर्म करना है। इवैल्यूएशन क्या है, अगर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट दी गई है, सक्सेसफुल नर्सिंग केयर प्रोवाइड किया गया है, नर्सिंग प्रोसेस सक्सेसफुल है तो उसके रिज़ल्ट में ब्लीडिंग कंट्रोल होगी, एनीमिया जिसके साथ एसोसिएटेड कंडीशन है वो भी कंट्रोल होगी, रिकरेंस जो है वो प्रिवेंट होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी और पेशेंट की जो ओवरऑल हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये जो डिज़ीज़ था एक लॉन्ग डिज़ीज़ था, ये कंप्लीट हो चुका। अगर इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, किसी एरिया पे समझ नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब डिज़ीज़ नंबर 4 स्टार्ट करूँगी तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।